Assalamu alaikum. I hope you all are good. Today I am going to discuss the most important chapter of blood physiology with you, that is chapter number 37. लास्ट चैप्टर है ब्लड फिजियोलॉजी का और मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इस चैप्टर में से आपसे एक क्वेश्चन लाजमी पूछें, क्योंकि ब्लड के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो मोस्टली एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है थोड़ली। सारा कुछ मैं एडिशनल पॉइंट्स ऐड करवाऊँगा आपको जो गाइडन में नहीं दिए हुए और लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, और आपने इसको थोरोली पढ़ना है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ बताता जाऊंगा कि क्या क्या है एमसीक्यूज़ और एससीक्यू के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस सबसे पहले तो नाम से देखें, हीम किसको कहते हैं, ब्लड को, और स्टेस कहते हैं रुक जाने को। तो हीमोस्टेसिस के यानी ब्लड का जो लॉस है वो रुक जाना। तो अगर हम इसको देखें डेफिनेशन तो क्या है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड अगर कोई इंजरी हो गई तो ब्लड लॉस किस तरह से प्रिवेंट होता है, तो वो हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके 4 बेसिक वेज हैं। सबसे पहले क्या होगा, कोई वैसा रप्चर हुई तो वो कंस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, उसके एजेस आपस में मर्ज करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर क्या होगा, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन, देन ब्लड कोएगुलेशन होगी, नहीं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, एंड लास्ट में हमारे पास उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर जाएगा। अब हम हर स्टेप के बारे में डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन ये 4 मैकेनिज्म्स हैं तो ये आपको पता हो कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन क्या है। वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन ही वेसल के जो एजेस हैं वो आपस में कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। उसकी वो कि उनके फैक्टर की वजह से होगा, वो हमारे पास क्या, लोकल मायोजेनिक स्पैज्म। मायोजेनिक स्पैज्म बेसिकली हम बोलते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। लोकल ऑटोकॉइड फैक्टर्स एंड नर्वस रिफ्लेक्शन विच आर इनिशिएटेड बाय पेन। तो ये हमारे पास वेरियस फैक्टर्स का पता हो, मेनली इनमें हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही एजेस आपस में क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म इधर थी हमारे पास, कुछ वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं प्लेटलेट से, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि कोई भी हमारे पास वैसा रप्चर होगी, कोई स्मॉलर वेसल है, कोई भी वैसा रप्चर हो गई है तो हमारे पास उसमें जो वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन है किसकी वजह से होती है, तो दैट इज़ ड्यू टू अ वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस दैट इज़ थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें आपने सबसे पहले तो एक चीज़ ही याद रखनी कि आपके पास कोई भी कट लगा है तो सबसे पहले एग्जामिनर्स पूछते हैं कि आप कट लगने के साथ ही ब्लीडिंग ब्लड क्लॉट बनने की वजह से बंद हो जाती है, लेकिन नहीं, पहले हमारे पास प्लेटलेट प्लग बनता है और उसके बाद हमारे पास ब्लड क्लॉट बनता है। तो अगर आपसे पूछ लें एमसीक्यूज़ में या पेपर में कि प्राइमरी होम्योस्टैटिक प्लग क्या होता है और सेकेंडरी होम्योस्टैटिक प्लग क्या होता है, तो प्राइमरी हमारे पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है एंड देन सेकेंडरी हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये फंक्शंस है और करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेटलेट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू के तौर पर पूछ सकते हैं। तो इनका क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय दी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। उसके अलावा इनका नॉर्मल काउंट आपको पता हो 1.5 to 3 लाख पर माइक्रोलीटर है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, 2 तो मस्कुलर वाली ही, एक्टिन एंड मायोसिन, लेकिन एक इनमें स्पेशल है दैट इज़ थ्रोम्बोस्थेनिन, ठीक है। तो ये इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर रेजिडुअल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी ऑपरेटस होता है। इनके अंदर एंजाइमेटिक सिस्टम होता है जिसका काम क्या है, सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडलिन्स, ठीक है, जो आगे से हार्मोन्स हैं और फिर आगे से वो वेरियस सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर होता है, और इसके ऊपर लेयर ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स होती है। वो बेसिकली क्या करती हैं, कोई भी वैसे रप्चर हुई है ना तो वो हमारे पास प्रिवेंट करती है एडहेरेंस टू द वेस्कुलर वॉल। यानी अगर देखें कोट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है दैट रिपेल्स एडहेरेंस टू नॉर्मल एंडोथीलियम। एंडोथीलियम हम कहते हैं ब्लड वेसल की जो होती है ना वॉल, उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। तो वहाँ पे एडहेरेंस ब्लड को प्रिवेंट करता है विच इज़ बाय द ग्लाइकोप्रोटीन कोट, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये चंद करेक्टरिस्टिक्स तो ये आपने इसी तरह से याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये एक एमसीक्यूज है दैट इज़ इनकी हाफ लाइफ कितनी है, 8 to 12 डेज। नेक्स्ट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो ये मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा पता हो क्या है। सबसे पहले कोई भी वॉल रप्चर हुई है तो उसने क्या कर देना है, नियर बाय जो प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट कर देना है। तो प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्लूटिनेट कर रहे हैं, यानी स्वेल अप हो गए, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास एक फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा, वो फर्दर ग्रो करता जाएगा। तो ये हमारे पास फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से जो ब्लड पहले निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तो बेसिकली उसने सारा मैकेनिज्म ही लिखा हुआ है, आपने एक दफ़ा रीड दे देना। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेसल के जो होल्स होते हैं उनको क्लोज करने के लिए
यूज़ होता है, ठीक है। देन हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स बताएं। हमारे एग्जामिनर थे तो वो पूछ रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर 6 बताएं, उसका क्या नाम है। तो क्लॉटिंग फैक्टर ये देखें 5 है, 5 के बाद 7 है, 6 होता ही नहीं है, बेसिकली फंक्शन लेस होता है, इसलिए इसको हम सेपरेटली कोई नाम नहीं देते। तो आपने क्या करना है, क्लॉटिंग फैक्टर इसी तरह क्रैम करने हैं। अगर सारे नहीं होते तो कम अज़ कम, वैसे आने तो सारे चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते तो कम से कम ये वाले नाम इस तरह पता हो, लेबाइल फैक्टर कौन सा है, स्टेबल फैक्टर कौन सा है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर कौन सा है। तो ये जो स्पेशल नेम्स हैं ना, इनके बारे में आपको पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड क्लॉट के बारे में, एक लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास कोई भी अगर माइनर ट्रॉमा हो तो 1 से 2 मिनट के दरमियान क्लॉट बनता है, लेकिन अगर कोई स्वेयर ट्रॉमा हो तो हमारे 15 से 20 सेकंड्स के दरमियान बन जाता है। तो इसकी क्या वजह है देखें। अब कोई अगर माइनर ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल आपका नाइफ कट ही लग गया फिंगर पे, तो उसमें कहता है कि 1 से 2 मिनट में क्लॉट बनेगा, क्योंकि नाइफ कट से अब माइनर ट्रॉमा है तो हमारे पास बिल्कुल थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। तो वो कौन सा कि हमारी बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, हमने उसको बचाना है तो उसके फ़ौरन ही कर दें। लेकिन अगर कोई रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट में सपोज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग मतलब रोकने के लिए क्या होता है, वो क्लॉट जो होता है वो 15 से 20 सेकंड के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है माइनर ट्रॉमा में, लेकिन जो स्वेयर ट्रॉमा होता है उसमें फ़ौरन ही क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म। इसमें एक टर्म उसने लिखी है प्रोकोएगुलेंट्स और एक हमारे पास है एंटीकोएगुलेंट। नाम से पता चल रहा है प्रोकोएगुलेंट्स मीन्स सब्सटेंसेस दैट प्रोमोट कोएगुलेशन एंड एंटीकोएगुलेंट्स दैट इनहिबिट कोएगुलेशन, फॉर एग्जांपल हेपारिन एंड विटामिन के। और नॉर्मली कहते हैं कि हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी तो है ये सारे सब्सटेंसेस, तो हमारी बॉडी के अंदर कोएगुलेशन क्यों नहीं होती। तो उसकी एक वजह यही है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स की मिकदार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोकोएगुलेंट्स, यानी जो कोएगुलेशन को इनहिबिट करते हैं वो यूजुअली ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास वो डोमिनेंट है किनके ऊपर, प्रोकोएगुलेंट्स के ऊपर। तो इस वजह से नॉर्मली हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन नहीं होती। आगे ये सारी थ्योरी फैक्ट फिगर हैं, तो ये आपने एक दफ़ा रीड दे लेने, ऐसे जिनमें कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी नहीं। ये एक हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन के ब्लड कोएगुलेशन किस तरह से बनती है, उसने फैक्टर लिखे हैं, फ्लो चार्ट से भी आप कर सकते हैं। क्या है, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर है 2, उसने अब क्या करना है, बनाना है थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड, ठीक है। उसके प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन, फिब्रिन थ्रेड्स होते हैं, उधर से क्या बनाएगा, फिब्रिन मोनोमर्स, और वहाँ से क्रॉस लिंक फिब्रिन फाइबर्स बन जाएंगे। तो फिब्रिन फाइबर्स बेसिकली बन गए तो हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट भी उसने क्लॉटिंग फैक्टर्स की थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, फिब्रिनोजन वगैरह की, वही मोलिकुलर वेट है और नॉर्मल कितना प्लाज्मा में होता है उस क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ उसने लिखी हुई है कि फिब्रिनोजन फॉर्म्ड इन दी लीवर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो लीवर में सिंथेसाइज होते हैं मोस्टली। तो वो कह देता है कि हमारे पास कोई लीवर डिजीज़ हो गई है सपोज, तो उसमें क्या इफेक्ट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर्स पे, तो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और क्लॉटिंग टाइम एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉट रिट्रैक्शन। ये एक मैकेनिज्म है, होता क्या है हमारे पास बेसिकली जब ब्लड क्लॉट बन जाता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको एक्सप्रेस आउट कर देता है, यानी अपने से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, और ये तकरीबन 20 से 60 मिनट के अंदर होता है। इसमें रोल किसका होता है, बेसिकली प्लेटलेट्स का रोल होता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारे पास रिलीज़ करते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, ठीक है। उन्होंने आगे फिब्रिन फाइबर्स बनाने हैं और फिर उन फिब्रिन फाइबर्स ने नियर बाय प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट किनको करना है, प्लेटलेट्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से पीछे हम पढ़ के हैं, एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोसिटिन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिवेट होगी तो बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन कर देनी है। तो यही सारा मैकेनिज्म था। ये जो स्टेप मैंने हाईलाइट किए इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, मेन स्टेप्स यही हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे क्लॉट रिट्रैक्ट हो जाता है तो एजेस ऑफ ब्रोकन ब्लड वेसल्स वो क्या होते हैं, पुल्ड टुगेदर, और ये भी हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस का ही एक फैक्टर है। नेक्स्ट आपने ये बस याद रखेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, यानी एक दफ़ा क्लॉट इनिशिएट हो गया तो वो आगे फर्दर मोर क्लॉटिंग को प्रमोट करेगा, लेकिन ऐसे इधर से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। इनकी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैकेनिज्म है। थोड़ा सा मैं इसमें भी बता देता हूँ। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कोई भी वेसल रप्चर होती है, वेस्कुलर ट्रॉमा होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे में हमने सपोज आपने ये वीनस ब्लड विदड्रा करते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देते हैं लैब्स में, तो वो क्यों नहीं कोएगुलेट होता, वो हमारे पास बेसिकली वो इंट्रिंसिक पाथ, सॉरी, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो कोएगुलेट हो जाता है। तो
वो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन की वजह से होते हैं। जब भी ब्लड किसी ग्लास सरफेस के साथ या कोलेजन के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। तो मोस्टली पेपर में वो इसी तरह सिनेरियो देता है। इधर एग्जांपल्स मेंशन नहीं है कि किन किन पाथवे की वजह से वो होगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो वो वेरियस मैंने पास पेपर वाली और जो डिफरेंट पॉसिबल एग्जांपल्स बन सकती हैं डिफरेंट बुक से, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो वो डिफरेंस के पॉइंट्स भी हैं कि अगर पूछ लें कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो उसमें आपने एग्जांपल्स के साथ बताना है। अब वो पेपर में क्या करता है, वो एग्जांपल के साथ सिनेरियो दे देता है। फॉर एग्जांपल आप शेव कर रहे थे, शेविंग के दौरान कट लग गया, नाइफ कट लग गया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो वो सिनेरियो उस तरह से देगा और फिर कहेगा आप पिकअप करें कि इसमें किस पाथवे के ज़रिए कोएगुलेशन होंगे। अब पहले आपने पाथवे सही बताएंगे तो फिर उसने कहना है कि पाथवे वो ड्रा भी करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एज सच इसी तरह से ड्रा करने हैं फ्लो शीट्स एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों की। लेकिन पहले आपको पाथवे पिकअप करना आ जाए देन आप ये कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी सारी देख लेनी है। नेक्स्ट इंट्रिंसिक का भी यही सीन है सेम। और ये आपने एक बात याद रखनी है, कैल्शियम आयंस पोज होते हैं इसमें वेरियस फैक्टर्स पे। तो इनका रोल क्या है हमारे पास, वो हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शंस को। यहाँ पे डिफरेंस प्रॉपर पूरे मेंशन नहीं है, वो आपने नेक्स्ट वीडियो से देख लेना है कि इन दोनों पाथवेज में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास कहता है कि नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड क्यों नहीं कोएगुलेट करता। तो एक तो हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनकी स्मूथनेस होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी किसकी इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट ना हो। इसके अलावा लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स होती है, तो वो भी मैंने पीछे आपको बताया कि वो रिपेल करती है दूसरे प्लेटलेट्स को, क्लॉटिंग फैक्टर को। और इसके अलावा एक इसके अंदर प्रोटीन होती है दैट इज़ थ्रोम्बोमोडुलिन हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, इनएक्टिवेट कर देती है सबसे पहले तो इन फैक्टर्स को, फैक्टर 5 एंड 8। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर, इनको जब इनएक्टिवेट कर देगी तो हमारे पास कोएगुलेशन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास प्रोटीन सी को एक्टिवेट एक्चुअली करती है और उस प्रोटीन सी ने आगे इन फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने हेपरिन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। और ये थोड़े से फैक्टर्स हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एंटी कोएगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है, तो ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट इज प्लाज्मिन। कौन सी प्रोटीन है जो हमारे पास बॉडी के अंदर अगर क्लॉट्स बन जाए तो उनकी लाइसिस करती है, दैट इज प्लाज्मिन, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिन। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड टीपीए थेरेपी। बेसिकली ये क्या करती है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती है और उस प्लाज्मिन ने हमारे पास क्लॉट की लाइसिस करवानी होती है। तो ये अक्सर आपको सिनेरियो दे देते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट था, उसके अंदर ब्लड कोएगुलेशन होगी उसकी बॉडी में, तो वो क्या कौन सी हम उसको ट्रीटमेंट देंगे कि उसके क्लॉट्स डिजोल्व हो जाए, तो हम उसको टीपीए थेरेपी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास उसने वेरियस कंडीशन लिखी हुई हैं जो ब्लीडिंग कॉज करती हैं। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स हम किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो भी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है दैट इज़ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से हैं, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, 9 एंड 10। तो अब इसको आप एक इस तरह से याद रख सकते हैं, 2+7 इज इक्वल्स टू 9 एंड नॉट इक्वल टू 10। तो ये आपने याद रखना है, ये आपको इस तरह से कभी नहीं भूलेगा। तो एमसीक्यूज़ भी दे देते हैं कि इनमें से कौन सा है जो के डिपेंडेंट है और कौन सा नहीं है, या एससीक्यू भी दे देते हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बताएं। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद एक एंजाइम होता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज C1। तो ये बेसिकली वो देकर पूछते थे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एपोक्साइड रिडक्टेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है दैट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आप पढ़ते हैं दैट इज़ क्या है, हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, होती किस वजह से है, इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई या एबनॉर्मेलिटी होगी जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग, और ब्लीडिंग टाइम रहेगा नॉर्मल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अक्सर वो पूछते थे कि हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये वीडियो इधर गाइडन के अंदर मेंशन नहीं है, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट अब ये क्या है, हमारे पास डिजीज़ है एक्सक्लूसिवली अकर इन मेल्स और किसी भी वूमेन के अंदर नहीं हो सकती मोस्ट प्रोबेबली। तो वो क्यों नहीं होती, कि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं वेयर दी एक्स क्रोमोसोम। तो मेल्स के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसकी में कोई आ गई एबनॉर्मेलिटी आ गई तो हमारे पास मेल्स के अंदर तो हीमोफीलिया हो जाएगा, लेकिन फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक अगर एबनॉर्मल भी है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको क्या कर लेगा, कंपनसेट कर देगा, और इस केस में वो हीमोफिलिक कैरियर के तौर पे एक्ट करेगी, लेकिन वो क्या होगा, हमारे पास
डायरेक्ट वो नहीं है इसका, वो हीमोफीलिया नहीं होगा किसी भी फीमेल को। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फैक्टर 8 होता है क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। बेसिकली मेजरली हमारे पास हीमोफीलिया ए होता है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्मॉलर कंपोनेंट और एक लार्जर। स्मॉलर की वजह से जो होगा वो हमारे पास क्लासिक हीमोफीलिया होता है, और यहाँ फिर हम उसको हीमोफीलिया ए भी कह देते हैं। और जो लार्जर कंपोनेंट है ना, वो हमारे पास आ गया। तो लार्जर की वजह से हमारे पास जो होगी दैट इज़ वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़। तो ये आप लोगों ने याद रखना, अक्सर पूछते थे कि वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ किस फैक्टर की वजह से होती है, तो फैक्टर 8 के लार्जर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। तो अगर हीमोफिलिक पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट क्या करना है, हमने फैक्टर 8 जो है हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर, उसका इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिजीज़ दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या, थ्रोम्बोसाइट हम किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स को, और पीनिया हम कहते हैं डेफिशिएंसी को। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होगा, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब नॉर्मली हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में 1.5 से 3 लैक्स तक होती है। तो ये हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब कहेंगे, किस कंडीशन पे हम कहेंगे, जब हमारे पास प्लेटलेट काउंट बिलो हो जाएगा 50,000 पर माइक्रोलीटर, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारे पास इस केस में अंदर क्या होता है, स्किन के ऊपर पर्पलिश ब्लॉचेस बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा। पर्परा बेसिकली हम कहते हैं ब्लूइश, ये पर्पलिश जो ब्लॉचेस बन जाते हैं स्किन पर, ठीक है। नेक्स्ट एक इसकी टाइप होती है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आइडियोपैथिक टर्म जहाँ भी आए ना, इसको आपने याद रखना है, अननाउन कॉजेज। तो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑफ अननाउन कॉजेज। तो ये आपने याद रखना है। ये ट्रीटमेंट था, ये लास्ट ईयर में एमसीक्यूज आया हुआ था प्रॉफ में, कि उन्होंने पूछा था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट क्या होगा, दैट इज स्प्लीनोक्टमी। ऑक्टमी हम यूज़ करते हैं रिमूवल के लिए, तो स्प्लीन की रिमूवल कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्प्लीन बेसिकली हमारी बॉडी से प्लेटलेट्स को रिमूव करती ब्लड से। तो जब हम स्प्लीन को ही रिमूव कर देंगे तो प्लेटलेट्स भी नहीं रिमूव होंगे और उनका काउंट एज ए रिजल्ट नॉर्मल रहेगा। इसका सिनेरियो आ सकता है इस तरह से कि हमारे पास पेशेंट था, उसके अंदर क्या हुआ, ब्लीडिंग टाइम हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल कितना होता है, तो वो हम दे देंगे कि वो सपोज नॉर्मल से 1 to 6 मिनट होता है नॉर्मल, तो वो कह देता है कि 10 मिनट है ब्लीडिंग टाइम। तो वो हमारे पास फिर पेशेंट हमें इस तरह से पता चल जाएगा किसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का है। उसके बाद थ्रोम्बस और एम्बोलस में फ़र्क पता हो कि क्या होता है। थ्रोम्बस हमारे पास ऐसा होता है, अब इसको आप याद रख सकते हैं एम्बोलाई। एम्बोलाई को आप एम्बुलेंस से याद रख सकते हैं। एम्बुलेंस क्या होता है, मूव करती है। तो एम्बोलाई क्या होता है, फ्रीली फ्लोटिंग क्लॉट होता है। और थ्रोम्बस जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा ब्लड क्लॉट है जो अटैच्ड रहता है वेसल के साथ। तो ये हमारे पास इनमें फ़र्क है। नेक्स्ट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या करता है, डिजोल्व करता है क्लॉट्स को। नेक्स्ट एक कंडीशन है डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी हमारे पास डाइंग टिश्यू या ट्रॉमाटाइज टिश्यू है, उसने क्या आप करना है, हमारे पास क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देना है थ्रू आउट बॉडी। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, उसने आगे क्या करना है देखते हैं। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुए, उन्होंने क्या करना है, क्लॉट्स बना देना है और क्या कर देना है न्यूमरस स्मॉल वेसल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। अब प्लग बन गया तो मतलब एक बैरियर सा बन गया, तो हमारे पास क्या होगा, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब हमारे पास बॉडी को ऑक्सीजन की डिलीवरी रिड्यूस हो जाए तो इस केस को हम कहते हैं शॉक, यानी सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है बॉडी में। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि एक टिश्यू का ट्रॉमा हुआ और उस वजह से हमारे पास पेशेंट शॉक के अंदर चला गया। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वही हेपारिन के बारे में उसने फैक्टर लिखे हैं कि एक्ट कितनी देर में करता है और किस एंजाइम से इनहिबिट होता है, ये वही हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वारफेरिन हमारे पास क्या एक एंटी कोएगुलेंट है जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम किसको, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर कोएगुलेशन किस तरह से प्रिवेंट होती है और कुछ हम आउटसाइड किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी हमने ब्लड लिया किसी पेशेंट का, तो आउटसाइड दी बॉडी हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ब्लड लेने के बाद सबसे पहले तो उनको सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर के अंदर अगर हम लें, ठीक है। उसके अलावा हेपारिन क्या एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस है, वो ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम लोवरिंग एजेंट हम ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम लोवरिंग एजेंट ऐड करने का क्या मकसद है, कैल्शियम ने क्या करना था, बेसिकली हमारे पास जो कोएगुलेटिंग रिएक्शन है उनको प्रमोट करना था। तो जब हम कैल्शियम लोवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे तो उस वजह से भी कोएगुलेशन नहीं होगी और हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन प्रिवेंट हो जाएगी। इसके अलावा सिट्रेट्स ऐड कर सकते हैं। और एक इसने बात लिखी कि सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं ना वो बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्जालेट। उसकी वजह है कि हमारे पास ऑक्जालेट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए, और जो हमारे पास सिट्रेट होते हैं वो हमारे पास इनको हमारे पास जो है बॉडी से रिमूव करना वो भी ईजी होता है। तो इस वजह से सिट्रेट हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बेटर है।
नेक्स्ट स्टेप, आप जो ब्लीडिंग टाइम वगैरह है ना, इनको ब्लड टेस्ट को समझने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को याद रखें। सबसे पहले कोई इंजरी हुई है, इंजरी होते साथ ही पहले मैंने क्या बताया था, प्लेटलेट प्लग बनेगा, ठीक है, और देन हमारे पास क्लोट बनेगा। तो इंजरी होने से यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, और प्लेटलेट प्लग बनने तक का जो टाइम था दैट इज़ ब्लीडिंग टाइम, यानी इस प्लेटलेट प्लग बना तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, कंप्लीटली नहीं हुई। और आप जब हमारे पास प्लेटलेट प्लग बन गया, यहाँ से टोटल क्लोट बनने तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मली ये हमारे पास कितना होता है, 1 to 6 मिनट होता है। तो अब नॉर्मल आपको पता होगा, तो अगर वो दे के लैक ऑफ प्लेटलेट्स के पेशेंट में देखें, इसमें लिखा है प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की डिजीज़ में प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्लॉटिंग टाइम भी हमारे पास 6 to 10 मिनट्स होता है। प्रोलॉन्ग की इस केस में होगा हीमोफीलिया के पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी लिवर डिजीज़ है उनके अंदर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एक हमारे पास होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बेसिकली क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम ही होता है, लेकिन ये हमारे पास किसको इंडिकेट करता है, हमारे पास कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर क्लॉटिंग कितनी देर में हुई है। और ये बेसिकली हमारे पास इंडिकेट करता है प्रोथ्रोम्बिन की क्वांटिटी को बॉडी में, और ये नॉर्मली कितना होता है, 12 सेकंड होता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म लिखी हुई है INR। तो ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि क्या होता है, बेसिकली रेशियो होती है किसकी, पेशेंट के प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, जो इसने PT टेस्ट लिखा है यानी पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, और नीचे नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम दैट इज़ 12 सेकंड। तो इनकी रेशियो होती है रेस टू दी पावर ISI। ISI किसको स्टैंड करते हैं, इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो ये आपने फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है, और ये आपने बता देना कि इसकी रेशियो है। और नॉर्मली हमारे पास ये कितना होता है, उसने बता दिया कि 0.9 से 1.3 होता है, और हायर हो तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है, और लो हो तो एक क्लॉट की फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। और पेशेंट्स विद वारफेरिन थेरेपी तो उनका क्लॉटिंग टाइम भी 2 to 3 होता है। तो ये MCQs के लिए आ सकता है। ये हमारे पास मेजर आपके जितने SCQ MCQs थे वो यहाँ से कवर हो जाते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो मैंने सेपरेटली वीडियो में ऐड कर दिया। होप इट विल क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच।